ओके, लेट्स अनपैक दिस। हम्म, आज हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के इतिहास के एक बहुत ही खास मोड़ का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये कोई साधारण दस्तावेज नहीं है जिस पर हम बात कर रहे हैं। हाँ, एकदम। हम 31 अगस्त 2019 के एक ऐतिहासिक स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं। ये लेक्स फ्रीडमैन के एआई शो का एक अंश है, जहां उनकी बातचीत यान लिकिन से हो रही है। मतलब 2019 शायद बहुत पुरानी बात न लगे, लेकिन एआई की दुनिया में एआई की दुनिया में तो ये एक सदी के बराबर है। हाँ, आज हर कोई मशीन लर्निंग और एआई की बात कर रहा है। लेकिन ये जो विशेष चर्चा है ना, ये उस समय की है जब सुपरवाइज्ड डीप लर्निंग अपने चरम पर पहुंच रहा था। सही कहा। और कुछ नया आकार ले रहा था। और पता है क्या, इस चर्चा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये केवल दो वैज्ञानिकों के बीच की बातचीत नहीं है, हाँ, बल्कि ये एआई को देखने के दो पूरी तरह से अलग नजरियों का टकराव है। या कह सकते एकीकरण है। लेक्स फ्रीडमैन और यान लेकिन दोनों ही इस क्षेत्र के बहुत बड़े दिग्गज हैं, लेकिन उनके काम करने का दायरा एकदम अलग है। और यही बात इस विश्लेषण को इतना दिलचस्प बनाती है। अगर हम लेक्स फ्रीडमैन की पृष्ठभूमि को देखें तो वो एमआईटी में एक रिसर्च साइंटिस्ट हैं। हम्म। और उनका मुख्य फोकस ह्यूमन एआई इंटरैक्शन और रोबोटिक्स पर है। बिल्कुल। यानी उनका पूरा शोध इस बात पर केंद्रित है कि एक मशीन, एक भौतिक रोबोट इंसानों की दुनिया में कैसे काम करेगा। मतलब वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई इंसान एक ऑटोनॉमस कार में बैठेगा तो वो उस कार पर भरोसा कैसे करेगा। सही बात है। इंसान और मशीन के बीच का जो मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक तालमेल है, लेक्स का काम उसी पर है। और देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि लेक्स का ये दृष्टिकोण एआई की बहुत ही मानवीय समझ की मांग करता है। वो कैसे? मतलब एमआईटी में रोबोटिक्स पर काम करने का अर्थ है कि हर गलती की एक भौतिक कीमत होती है। अगर एक रोबोट इंसान के इशारे को गलत समझ ले तो तो वो कोई सामान गिरा सकता है या किसी को चोट पहुंचा सकता है। हम इस चर्चा के दूसरे हिस्से की ओर देखते हैं, यानी यान लेकन की ओर, तो परिदृश्य पूरी तरह बदल जाता है। यान लेकन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और फेसबुक में वाइस प्रेसिडेंट और चीफ एआई साइंटिस्ट है। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ एमआईटी की लैब है जहां एक रोबोट को एक इंसान से संवाद करना सिखाया जा रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ फेसबुक है, जहां अरबों लोगों का डेटा हर सेकंड प्रोसेस हो रहा है। लेक्स अगर माइक्रो लेवल पर है तो यान मैक्रो लेवल पर है। और ये विरोधाभासी इस बातचीत की असली ताकत है। यान लेकिन उस बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं जिस पर भविष्य की सभी मशीनें सोचेंगी। बिल्कुल। फेसबुक जैसे कंपनी में चीफ एआई साइंटिस्ट होने का मतलब है कि उन्हें ऐसी प्रणालियां बनानी है जो हर दिन अरबों तस्वीरों और पोस्ट्स को समझ सके। हाँ, उन्हें एआई को इतने बड़े पैमाने पर लागू करना है जिसकी कल्पना भी आमतौर पर अकादमिक स्तर पर नहीं की जाती। तो इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि भविष्य में जिन रोबोट्स को लेक्स फ्रीडमैन इंसानों से बात करना सिखाना चाहते हैं, उन रोबोट्स के अंदर का जो दिमाग है, उसका ब्लूप्रिंट यान लेकन जैसे लोग तैयार कर रहे हैं। एकदम सटीक एनालॉजी है। और यान लेकिन कोई आम रिसर्चर नहीं है। हमारे स्रोत सामग्री में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उन्हें डीप लर्निंग के पिता में से एक माना जाता है। हाँ, और उन्हें ट्यूरिंग अवार्ड का सह प्राप्तकर्ता भी बनाया गया है। अब श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ट्यूरिंग अवार्ड आखिर है क्या? हम्म। ट्यूरिंग अवार्ड को अक्सर कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये कोई ऐसा पुरस्कार नहीं है जो किसी व्यक्ति को बस एक अच्छा ऐप बनाने के लिए मिल जाए। सही बात है। जब हम डीप लर्निंग को एक हालिया क्रांति कहते हैं, तो क्या ये थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं है? आप ऐसा क्यों सोचती है? मतलब न्यूरल नेटवर्क्स का जो विचार है, वो तो 1950 और 60 के दशक से मौजूद है ना। तो फिर अचानक से यान लेखन के काम को क्रांति क्यों कहा गया? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। ये सच है कि सिद्धांत दशकों पुराना है, लेकिन कई सालों तक ये विचार लगभग मृत माना जाता था। इसे तकनीकी भाषा में एआई विंटर कहा जाता है। अच्छा, तो फिर बदलाव कैसे आया? देखिए, पहले के कंप्यूटिंग मॉडल पूरी तरह से नियम आधारित थे। यानी प्रोग्रामर को हर संभावित स्थिति के लिए एक कोड लिखना पड़ता था कि अगर एक्स हो तो वाई करो। लेकिन वास्तविक दुनिया तो बहुत जटिल है। हर चीज के लिए नियम तो नहीं लिखे जा सकते। बिल्कुल। यान लेकुन और उनके साथियों ने जो क्रांति ला दी वो ये थी कि उन्होंने मशीनों को खुद डेटा से सीखने का एक सफल गणितीय मॉडल दिया। अरे वाह! मशीन को नियम बताने के बजाय उसे सिर्फ डेटा दिया गया
और मशीन ने खुद तय किया कि महत्वपूर्ण पैटर्न क्या हैं। और यहाँ पर बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इसे गहराई से समझें तो ये इंसानी तर्क के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ है। हमने पहली बार किसी मशीन को ये नहीं बताया कि उसे क्या सोचना है। हाँ, बल्कि हमने उसे ये सिखाया कि उसे कैसे सीखना है। एकदम। लेकिन ये डेटा से सीखना असल में काम कैसे करता है? यहीं पर यान लेकुन की सबसे बड़ी खोज का जिक्र आता है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, या जिन्हें CNN कहते हैं। CNN को समझना AI की पूरी विकास यात्रा को समझने के बराबर है। जब कोई मशीन दुनिया को देखने की कोशिश करती है तो उसके लिए एक तस्वीर सिर्फ लाखों पिक्सल्स का एक ग्रिड होती है। हाँ, जिसमें हर पिक्सल का एक नंबर होता है ना? बिल्कुल। और शुरुआती कंप्यूटर विजन सिस्टम पूरी तस्वीर को एक साथ समझने की कोशिश करते थे, जो बहुत ही अक्षम तरीका था। तो CNN ने इस समस्या को कैसे सुलझाया? शोध सामग्री में ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी OCR का जिक्र है, जो CNN का एक शुरुआती अनुप्रयोग था। जी हाँ। अब कोई ये कह सकता है कि कंप्यूटर तो बहुत पहले से बैंक के चेक पढ़ रहे हैं, तो इसमें नया क्या था? पुराने OCR सिस्टम टेम्पलेट मैचिंग पर काम करते थे। यानी उनके पास ए अक्षर का एक आदर्श चित्र होता था और वे हर नई आकृति की तुलना उसी चित्र से करते थे। अच्छा, तो अगर नया ए थोड़ा टेढ़ा हो या किसी अलग फॉन्ट में हो तो वो पुराना सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता था। उसे हर नए फॉन्ट के लिए नए नियम चाहिए थे। यहीं पर CNN ने गेम बदल दिया। वो कैसे? CNN पूरी तस्वीर को एक साथ देखने के बजाय एक स्लाइडिंग विंडो यानी एक छोटे से मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, जो तस्वीर के ऊपर धीरे धीरे घूमता है। यानी वो पूरी तस्वीर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। बिल्कुल। और वो सबसे पहले सिर्फ बहुत ही बुनियादी चीजों को ढूंढता है, जैसे सीधी रेखाएं, घुमावदार किनारे या कोने। ये नेटवर्क की पहली लेयर होती है। समझ रही हूँ। फिर ये जानकारी अगली लेयर में जाती है, जहां ये नेटवर्क उन रेखाओं को मिलाकर आकृतियां बनाता है, और फिर अगली लेयर उन आकृतियों को मिलाकर ये निष्कर्ष निकालती है कि अरे, ये तो ए अक्षर है। ये तो वाकई अद्भुत है। इसका मतलब है कि यान लेकिन ने मशीन को रटना नहीं सिखाया, बल्कि उन्होंने मशीन को चीजों की बुनियादी ज्यामिति को समझना सिखाया। एकदम सही बात है। अगर कोई व्यक्ति ए को बहुत ही अजीब तरीके से घसीटकर भी लिख दे, तो मशीन का ये नेटवर्क उस आकार के भीतर छिपे हुए कोनों को पहचान लेगा। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंसान का दिमाग काम करता है। हाँ, हम हर नई बिल्ली को देखकर ये नहीं सोचते कि क्या इसके कान पुरानी वाली बिल्ली जैसे हैं। हम बस उस बिल्लीपन के सार को पकड़ लेते हैं। अरे वाह, क्या बात कही है। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यही वो तंत्र है जिसने मशीनों को न सिर्फ पढ़ना सिखाया, बल्कि आगे चलकर चेहरे पहचानने और मेडिकल स्कैन में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने में सक्षम बनाया। बिल्कुल। शोध में जिस OCR की बात की गई है, वो इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वो इस सिद्धांत का पहला सफल व्यावसायिक उपयोग था। हाँ, उसने दुनिया को साबित कर दिया कि मशीनें सच में बिना स्पष्ट नियमों के देख और समझ सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा और गहराई में जाना चाहती हूँ। हाँ। हमने बात की कि मशीनें डेटा से सीख रही हैं, CNN कैसे काम करते हैं, लेकिन अगर हम उस ऐतिहासिक चर्चा के शीर्षक पर ध्यान दें। हाँ, शीर्षक में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। बिल्कुल। उसमें डीप लर्निंग और CNN के साथ एक और भारी भरकम शब्द जुड़ा है, सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब अगर CNN इतने ही सफल थे तो AI को किसी नई दिशा में ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी? यह एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि ये हमें AI के वर्तमान सीमाओं के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। अभी तक हमने जिस डीप लर्निंग की बात की वो सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंतर्गत आता है। मतलब मशीन को पहले से सब कुछ बताना पड़ता है। हाँ, मशीन को सिखाने के लिए इंसानों को पहले लाखों तस्वीरों को लेबल करना पड़ता है। किसी को बैठकर कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि ये कार है, ये पेड़ है। तो इसका मतलब है कि मशीनें पूरी तरह से इंसानी शिक्षकों पर निर्भर हैं। वे खुद कुछ नहीं सीख रही, बल्कि हमारे दिए गए जवाबों से पैटर्न निकाल रही हैं। ये तो बहुत बड़ी अड़चन है। बिल्कुल। हम दुनिया की हर चीज का डेटा लेबल नहीं कर सकते, इतना समय और इंसान ही नहीं है। और यही यान लेखन का सबसे बड़ा तर्क सामने आता है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग की एक सीमा है। हाँ, और सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग वह क्रांतिकारी विचार है जहां मशीनें बिना किसी लेबल वाले डेटा के खुद ही दुनिया के बारे में समझ विकसित करती हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है? बिना किसी शिक्षक के कोई मशीन कैसे सीख सकती है? देखिए, इसे एक जिगसॉ पजल की तरह समझिए। मान लीजिए कोई बच्चा पजल सॉल्व कर रहा है, लेकिन उसने उस डिब्बे पर बनी पूरी तस्वीर ही कभी नहीं देखी। अच्छा, तो उसे पता ही नहीं कि वो बना क्या रहा है? बिल्कुल नहीं पता, लेकिन वो टुकड़ों के आकार को देखता है,
रंगों को मिलाता है और समझने लगता है कि कौन सा टुकड़ा कहाँ फिट होगा। वाकई वो खुद ही नियमों को खोज रहा है। एकदम। सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग में मशीन को अधूरा डेटा दिया जाता है, जैसे किसी वीडियो का आधा हिस्सा, और उसे बाकी का अनुमान लगाने को कहा जाता है। ओके, तो अगर मशीन एक वीडियो देख रही है जिसमें एक गिलास टेबल से गिर रहा है, तो मशीन खुद ये अनुमान लगाने की कोशिश करती है कि अगले फ्रेम में क्या होगा। हाँ, और जब वो देखती है कि गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया, तो वो अपने गणित को सुधारती है। अरे बाप रे, मतलब उसे किसी इंसान ने ये नहीं बताया कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, लेकिन वीडियोस देखकर वो खुद ही भौतिकी के बुनियादी नियम सीख जाती है। वो खुद अपनी सुपरवाइजर बन जाती है। बिल्कुल। जब स्रोत में सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग का जिक्र आता है, तो यह इस बात का संकेत है कि यान लेखन एआई में कॉमन सेंस या सामान्य समझ पैदा करना चाहते हैं, ताकि मशीन खुद को नए परिवेश में ढाल सके। ये सब सुनने में जितना अद्भुत है, उतना ही ये एक बहुत बड़े दार्शनिक सवाल को भी जन्म देता है। मैं यहाँ वापस लेक्स फ्रीडमैन की ओर आना चाहती हूँ। हाँ, ह्यूमन एआई इंटरेक्शन वाले पहलू पर। बिल्कुल। अब तक जब हम सुपरवाइज लर्निंग की बात करते थे, तो इंसान और एआई का रिश्ता एक शिक्षक और छात्र का था। इंसान ये तय करता था कि मशीन क्या सीखेगी, क्योंकि इंसानी डेटा को लेबल कर रहा था ना। हाँ, लेकिन अगर यान लेकिन का ये सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग का सपना पूरी तरह से सच हो जाता है, तो मशीनें दुनिया का अपना खुद का आंतरिक मॉडल बना रही हैं। लेक्स फ्रीडमैन के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होगी। ये शायद भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है। जब मशीन एक एलियन इंटेलिजेंस की तरह खुद सोचने लगेगी, तो हम उसके साथ संवाद कैसे करेंगे? सही बात है। अगर मशीन का तर्क हमारे तर्क से मेल नहीं खाता, तो हम उस पर कैसे भरोसा करेंगे कि वो एक ऑटोनॉमस कार को सुरक्षित चलाएगी? इसीलिए लेक्स और यान के बीच का ये संवाद सिर्फ तकनीकी नहीं है, ये मानवीय मूल्यों और एआई के भविष्य की बहस है। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे 2019 की ये बातचीत एआई के पूरे विकास को समेटे हुए है। बिल्कुल, एमआईटी के रोबोटिक्स से लेकर फेसबुक के मैक्रो लेवल एआई तक, और डीप लर्निंग के पैराडाइम शिफ्ट से लेकर सीएनएन के स्लाइडिंग विंडो तक। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग की ओर बढ़ते एआई के कदमों को समझा, जहां मशीनें खुद ही दुनिया के जिक्सो पजल को सुलझा रही हैं। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि तकनीक कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। ये लेग्स और यौन जैसे अलग-अलग विचारों के टकराने से आगे बढ़ती है। एकदम सही कहा आपने। और इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। बिल्कुल, बताइए। जरा इस बारे में सोचिए। स्रोत सामग्री के अनुसार ये बातचीत अगस्त 2019 में प्रकाशित हुई थी। उस समय मशीनें ओसीआर के जरिए पढ़ना सीख चुकी थीं और खुद सीखने के रास्ते पर पहला कदम रख रही थीं। आज जब मशीनें सिर्फ पैटर्न नहीं पहचान रहीं, बल्कि पूरी तरह से नए वाक्य, चित्र और कोड लिख रही हैं, तो ह्यूमन एआई इंटरैक्शन का भविष्य क्या होगा? जब वो मशीन जिसे हमने कभी अपनी आंखें खोलकर ए अक्षर पढ़ना सिखाया था, अब खुद अपने लिए नए नियम बनाने लगे, तो इंसान और उस मशीन के बीच संवाद की भाषा क्या होगी? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। क्या हम उस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ एक दोस्त की तरह बात करेंगे, एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करेंगे, या हमें उन ऑटोनॉमस मशीनों को समझने के लिए खुद अपनी समझ का विस्तार करना पड़ेगा? जब मशीनें अपना मार्गदर्शन खुद करने लगेंगी, तो यह तय करना बाकी है कि इस रिश्ते में सुपरवाइजर कौन होगा, इंसान या खुद एआई? इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ में है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और इन नई संभावनाओं पर अपनी जिज्ञासा को हमेशा बनाए रखिए।